मेहनत इतनी खामोशी से करो कि जीत शोर मचा दे। और इसी जीत का शोर मचाने के लिए आज हम आपके सामने हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसी पर्सनालिटी, एक ऐसी शख्सियत जिसने अपने विलेज में पहली बार कोई बैंक एग्जाम क्लियर की। अपने विलेज की पहली लड़की है जो आज बैंक में एंटर करेगी, बैंक में कदम रखेगी। काइंड ऑफ अ प्राउड मोमेंट फॉर द होल विलेज, काइंड ऑफ अ प्राउड मोमेंट फॉर द होल फैमिली। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक लड़की है जिसने ये कर दिखाया है। दोस्तों, आज जब ये हम इंटरव्यू ले रहे हैं तो आज एग्जैक्टली बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को 10 साल पूरे हुए हैं। और उसी 10 साल के मौके पे मैं आज उसका इंटरव्यू लेने जा रहा हूं जिसने एसबीआई की एग्जाम क्लियर की है और बड़ी सी बड़ी कामयाबी आज उनके पास है। ये कामयाबी हर किसी को नहीं मिलती, ये बड़ी मेहनत के साथ आती है। और उन्होंने सही में बड़ी बड़ी मेहनत की है। मैं उनको काफी दिनों से, मैं कहूंगा कि साल से जान रहा हूं, जब से वो मेहनत कर रहे हैं। जीरो से इस मुकाम तक का सफर मैंने उनका देखा है और मैं बड़े प्राउडली आज आप सबके सामने उनको इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। तो बात करते हैं, मैं नाम खुद नहीं बताऊंगा, वो खुद ही बताएंगे, क्योंकि कई बार इन्होंने अपना नाम सबके सामने रिवील नहीं किया है। तो मैं चाहता हूं कि आज उस कामयाबी के साथ वो अपना खुद का नाम सबके सामने रखे। तो जी मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपको बहुत बहुत बधाइयां हो इस कामयाबी के लिए, और आपके फैमिली को भी। और आपसे बात करेंगे। और सबसे पहले वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। हमारी इस फैमिली में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जी मैम, आपके नाम से शुरू करते हैं। पहले तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो कुछ भी अभी बोला मेरे बारे में। मेरा नाम है रवीना जहांगीर और मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, एक गांव से। ओके, तो रवीना जी, ये जो आपका सफर है एसबीआई तक का, तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूंगा कि एसबीआई में आप जो आज कामयाबी पाई है एज एसबीआई क्लर्क और जूनियर असिस्टेंट जिसे हम लोग कहते हैं, राइट? हाँ हाँ सर। जी मैम, तो ये कौन से साल का एग्जाम था आपने जो दिया था? ये मैंने प्री तो मेरा दूसरी बार था ये, लेकिन मेंस इसका मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था। ओके, सो 2023 का या 2024 का? हाँ, लास्ट ईयर हुआ था ये। हाँ, 2024 में हुआ था। ओके, ठीक है। सो मैम, आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट की है? मैंने 2021 से की थी, अक्टूबर 2021 से टेक्स्ट बुक से बैच लिया था, फ्रेशर बैच फर्स्ट। ओके, और आपका ग्रेजुएशन किस में? मैथ्स में, नॉन मेडिकल। ओके, तो आपका जब ग्रेजुएशन हुआ उसके तुरंत बाद आपने बैंकिंग की शुरुआत की या फिर कुछ साल आपने कुछ बीच में ब्रेक लिया था? तुरंत बाद तो नहीं किया था सर मैंने, क्योंकि उस टाइम कोरोना था, तो मेरी ग्रेजुएशन को भी बहुत टाइम लग गया था। एग्जाम लास्ट में हुए थे, फिर थोड़ा गैप आया था। उसके बाद मैंने कोचिंग ऑनलाइन शुरू की थी, क्योंकि उस टाइम ऑफलाइन तो कुछ था नहीं कोरोना की वजह से। यस यस यस। तो इंतजार करते करते मैंने ऑनलाइन शुरू की। ओके, तो आपको बैंकिंग में ही आना था या ऐसा कोई नहीं कि कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम बस आपको क्लियर करनी थी? तो क्या आपका एम क्या था इसके पीछे? नहीं, मुझे बैंकिंग में ही आना था। ओके, कोई स्पेसिफिक रीजन उसके पीछे? स्पेसिफिक तो वैसे सर, मैं पहली बार जब मैं बैंक गई थी 11th क्लास में, हम्म। तभी मैंने सोचा था कि एक दिन मैं भी ऐसे यहाँ पे बैंक में बैठे ऐसे काम करूंगी, बैंकर बनूंगी। ओके ओके, नाइस नाइस नाइस। तो वो जो एक छवि थी बैंक की, वो आपके दिमाग में रह गई और उसी छवि की वजह से आपने सोचा कि बैंक में जाते। कौन सी बैंक थी बाय द वे वो? वो एसबीआई थी। एसबीआई थी, और आज एसबीआई में सिलेक्शन हो गया। चलो, बहुत अच्छी बात है मैम। मैम, अभी फिलहाल आप एसबीआई एज अ क्लर्क सिलेक्ट हुए हैं, पर इसके अलावा कोई और भी बैंक की एग्जाम्स जिसके इंटरव्यूज आपने दिए हो या फिर उसका मेंस आपने दिया हो या जिसके रिजल्ट का आप वेट कर रहे हो? जी, मैंने वैसे तो आरआरबी पीओ का भी इंटरव्यू दिया था, लेकिन उसका फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ मेरा 1.5 मार्क्स से। ओ। और हाँ, और पिछले साल मैंने वैसे सारे मेंस दिए थे, उसमें आरआरबी क्लर्क भी मेरा 1.75 या 2 मार्क्स से रह गया था। ओके, चलो और कोई नहीं। एसबीआई क्लर्क, एसबीआई के लिए आप बने हो तो आरआरबी में क्या ही है सिलेक्शन, तो एसबीआई का सिलेक्शन है आपके पास। एसबीआई पीओ का लास्ट ईयर मेंस दिया था आपने? नहीं, लास्ट ईयर तो नहीं दिया था। ओके ओके मैम, ठीक है। तो अभी ये तो हमने आपसे सिलेक्शन के बारे में बातचीत कर ली। एक और सवाल जो मैं नॉर्मली हर सिलेक्टेड स्टूडेंट को पूछता हूँ, और आपको तो मैं बेशक पूछना चाहूंगा
कि जैसे आपका सिलेक्शन हुआ उसके बाद फैमिली का क्या रुख था, फैमिली का क्या एक्सप्रेशंस थे? क्योंकि खुशी तो ऑब्वियसली बहुत बड़ी हुई होगी, बहुत बड़ा सेलिब्रेशन भी होगा, क्योंकि आपके विलेज की, आपके गांव की आप पहली लड़की है। कोई पहली, मेरे ख्याल से लड़का लड़की कोई भी हो, शायद पहले हो आप, जो आप बैंक में सिलेक्ट हुए हो। तो कैसा था सबका एक्सप्रेशंस, कैसे थे सबके सेलिब्रेशंस, कैसे थे सबकी बातें? एक बार प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। ये वैसे सर मेरे लिए सरप्राइज था। मैंने इसका ये रिजल्ट का मुझे पता नहीं था कि आ जाएगा। मैं पढ़ाई कर रही थी अपनी, तो मैंने सोचा कि अभी मैं करंट अफेयर वो क्लासेस ही कर रही थी। मेरी एक क्लास कंप्लीट हुई थी, उसके बाद मैं पीडीएफ ओपन करने जा रही थी। इतने में मेरे एक फ्रेंड है भास्कर, उनका मैसेज आया कि लिस्ट आ गई है, चेक करो। तो मैंने पहले देखा कि कहीं झूठ तो ना हो। फिर वो सच में लिस्ट आ गई थी, तो मैंने देखा, लेकिन मुझे पहली बार में तो विश्वास हुआ नहीं था कि सच में है। फिर मैंने 4-5 बार और चेक किया। फिर मैंने भास्कर को बोला कि एक बार देखना, चेक करो। फिर उसने चेक किया। फिर मेरा एक भाई है, मैंने उसे फोन किया कि तू देख, फाइनल रिजल्ट आ गया, इसका लिस्ट आ गई। तो उसने बोला कि हाँ हो गया। नाइस नाइस नाइस। सो घर वाले बड़े खुश होंगे, नो डाउट। हाँ, बहुत ज्यादा खुश थे। बहुत बढ़िया मैम, ये खुशी उम्मीद करते हैं कि हर किसी को मिले। तो अभी आपके प्रिपरेशन की तरफ आते हैं। आपका प्रिपरेशन, आपने कहा कि 2021 से आपने इसका प्रिपरेशन स्टार्ट किया है बैंक एग्जाम्स का। तो ऑब्वियसली आपका बैकग्राउंड बैंकिंग का नहीं था, इकोनॉमिक्स का भी आपका बैकग्राउंड नहीं था। तो यहाँ से सिलेक्शन तक की जर्नी कैसी रही? क्या क्या आपको कुछ ऑब्वियसली कठिनाई आपको फेस करनी पड़ी होगी, उसको भी आपने अभी कम और किया है एंड यू बिकम द सक्सेसफुल बैंकर, अब अभी बैंकर बन गए हो। तो क्या क्या रहा है आपका जर्नी, कैसा रहा, एक बार आप जरूर शेयर कीजिएगा। जर्नी तो वैसे अच्छी अच्छी थी, अभी तो अच्छा ही लग रहा है सब कुछ। अ, जैसे मैंने बताया कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस शुरू की थी, तो स्कूल कॉलेज से अचानक कंपटीशन की जो दुनिया, उसमें स्विच करना थोड़ा सा अलग ही वो जो था मोमेंट पूरा। और उसके बाद मैंने ऑनलाइन शुरू किया था, तो सब ऐसे बोलते कि फोन से क्या ही होगा। तब मेरे पास फोन नहीं था, बाद में फोन आया था मेरे पास जब ओ, मैंने शुरू की। पहले मैं पापा के फोन से क्लासेस शुरू की कुछ दिन, और उसके बाद मुझे फोन ला के दिया। फिर सब बोलते आस पड़ोस के कि फोन से कैसे पढ़ाई होगी। तो मैंने कहा कि मैं कर लूंगी, अभी तो ऑफलाइन होने के बाद मैं शायद ऑफलाइन ज्वाइन करूंगी। लेकिन बाद में वो मेरा थोड़ा हो गया, आदत हो गया उसका। फिर मैंने सोचा कि मैं ऑनलाइन ही कर लूंगी। नाइस नाइस नाइस। तो जैसे आपने प्रिपरेशन स्टार्ट की, हम सब्जेक्ट वाइज भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी एसबीआई क्लर्क का एग्जाम भी बहुत नजदीक है। तो सब्जेक्ट वाइज अगर हम बात करें, तो आपका सबसे फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था पूरे प्रिपरेशन में? सारे सब्जेक्ट मुझे एक जैसे ही लगते हैं सर। नाइस नाइस। मैं यही उम्मीद कर रहा था एक्चुअली, क्योंकि सारे सब्जेक्ट को हमें एक जैसे ही वेटेज भी देना पड़ेगा, तब जाके एग्जाम निकलेगी। किसी एक सब्जेक्ट की तरफ ध्यान देंगे तो शायद एग्जाम निकालने में दिक्कत जाए। तो हम स्टार्ट करते हैं प्री के साथ। जब प्री की बारी आती है, प्री का जब हम प्रिपरेशन करते हैं, तो एक क्या माइंडसेट रहा था आपका पूरे जर्नी में? जब आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते थे, तो किस तरीके से आपने एक एक पड़ाव को क्रॉस किया है, पार किया है? तो एक बार जरूर शेयर कीजिएगा। अ, वैसे तो प्री के साथ पहले, मतलब फर्स्ट पहले पहले थी, तब मैं थोड़ा मेंस का मुझे पता नहीं था बिल्कुल भी। तब तो मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा प्री ज्यादा स्ट्रांग हो जाए, मॉक्स वगैरह प्री के ज्यादा देती थी। फिर 2022 में मैंने एग्जाम दे के देखे प्री के, तो वो ज्यादा अच्छी प्रिपरेशन भी नहीं थी मेरी, लेकिन देख के लगा कि हाँ मैं क्लियर तो कर लूंगी। और फिर उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा मेंस का पढ़ना शुरू किया। ओके। तो आप अभी जो एसबीआई की एग्जाम आने वाली है, काफी नजदीक है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि अभी जो प्री के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्योंकि आपने बस लास्ट ईयर का ही एग्जाम क्लियर किया है, तो फ्रेश फ्रेश रिजल्ट आपका है। तो आने वाले एग्जाम के लिए आप क्या बताना चाहेंगे? अ, आने वाले एग्जाम के लिए अभी जैसे बच्चे ज्यादा तो प्री करें कि प्री क्लियर हो जाए, कि मेंस का बाद में देखते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि दोनों साइमल्टेनियस लेके चलते हैं। तो मैं तो ये कहूंगी कि दोनों एक साथ लेके चलो, क्योंकि अभी अच्छी प्रिपरेशन हो गई है तो प्री तो नहीं रुकेगा शायद। वो अच्छी प्रिपरेशन होने के बाद प्री तो नहीं रुकता, बाद में मेंस में ज्यादा दिक्कत आती है अगर प्रिपरेशन अच्छी ना हो तो यस। थोड़ा बहुत प्री के देने के बाद मेंस का ज्यादा पढ़ना चाहिए अभी। ओके मैम। और सब्जेक्ट वाइज एक बार बात करते हैं, क्यूए के लिए कैसा अप्रोच रहा था आपका? आपने क्या किया था एग्जैक्टली क्यूए को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, या पहले से स्ट्रॉन्ग था आपका?
क्यूए हाँ, वैसे तो मेरा ठीक था, लेकिन जैसे बैच में क्लासेस होती, एक टॉपिक खत्म हो जाता तो मैं उसकी क्विज करती, ओके। और फिर धीरे-धीरे मैंने सेक्शनल मॉक स्टार्ट किए, उससे मेरी थोड़ी स्पीड अच्छी हुई और उसके बाद में मैंने फुल मॉक शुरू किए। ओके मैम। अब रीजनिंग की थोड़ी बात करते हैं। रीजनिंग के लिए कैसा अप्रोच रहा था आपका? रीजनिंग के लिए आपने कैसे प्रिपरेशन की थी? रीजनिंग के लिए भी सेम सर, सबसे पहले सारे चैप्टर अच्छे से, बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छा क्लियर हो जाता है तो बाद में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। फिर सेक्शनल मॉक दिए, उसके बाद मेंस वो फुल मॉक। ओके। मैम, जैसे रीजनिंग में कई बार स्टूडेंट्स पजल में फंस जाते हैं, पजल में बड़ी दिक्कतें उनको होती है, तो ये जो प्रॉब्लम है पजल वाली, ये इसके सॉल्यूशन के लिए आपने एग्जैक्टली क्या किया था और आप क्या बताना चाहेंगे? उसके लिए जो पीडीएफ आती है अलग अलग, जैसे तो मतलब कोई भी जो पजल है उसकी अलग से पीडीएफ आ जाती है, तो उससे अब हम लोग स्पीड इंक्रीज कर सकते हैं उससे। ओके। और मॉक्स देते हैं तो उसमें साथ साथ टाइमिंग रहती है, तो फिर जो पजल अच्छी मतलब एक बार अच्छे से जो कर लेते हैं ना प्रैक्टिस, तो उसके बाद ज्यादा दिक्कत तो नहीं आती पजल के लिए। ओके मैम, एक और बात, अभी जैसे आप बात कर रहे थे कि एक टाइमिंग वाला बड़ा कंसर्न होता है कि टाइम नहीं मैच हो पा रहा है। बहुत सारी हमारी बैंकिंग की एग्जाम ऐसी होती है जहाँ पे वक्त का बड़ा इश्यू आ जाता है। तो आपको भी ये प्रॉब्लम हुई होगी बेशक जब आपने स्टार्ट किया होगा, तो इस प्रॉब्लम को आपने कैसे सॉल्व किया? इसका सोल्यूशन कैसे निकाला आपने? उसके लिए भी सर प्रैक्टिस ही जरूरी होती है सबसे, कि टाइमिंग जल्दी अच्छे, पहले तो जो पजल होती है उसकी एक लाइन अच्छे से पढ़नी चाहिए, क्योंकि जल्दी जल्दी में हम लोग स्पीड बढ़ाने के चक्कर में लाइन कुछ छूट जाती है तो फिर पूरा टाइम उसी में वेस्ट हो जाता है। तो फिर एग्जैक्टली। साथ में स्पीड भी बढ़ाओ, लेकिन ध्यान भी अपना पूरा उस पजल पर ही लगाओ, जिससे कि वो स्पीड भी बढ़ेगी और एक्यूरेसी भी होगी। यस यस यस, बात तो सही है। मैम, सेम फॉर द क्यूए, क्यूए के लिए भी आप सेम बताओगे या फिर कुछ उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी रहेगी? अ, उसके लिए भी सर सेम ही था सब कुछ। ओके। जैसे डीआई की बात करते हैं, मेंस में बहुत बार डीआई जो आते हैं बड़े परेशान करते हैं बच्चों को। अरिथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, काफी परेशान करते हैं। उनके लिए क्या कुछ अलग आपने कुछ तरीका आजमाया था या कुछ अलग तरीके से आपने कुछ प्रिपरेशन की थी? कुछ आप शेयर करना चाहेंगे? पहले तो सर मैं क्वेश्चन की लेंथ देखकर ऐसे सोचती थी कि ये हार्ड होगा। हम्म। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जो छोटा क्वेश्चन होता है ना वो ज्यादा टाइम ले लेता है, लेकिन जो दिखने में बड़ा होता है वो क्वेश्चन अच्छा होता है, मतलब सोल्व करने में वो इजीली सोल्व हो जाता है। हम्म। तो मैं एक बार तो, अभी मेरी प्रैक्टिस अच्छी हो गई थी तो मैं एक बार तो पूरा पढ़ती थी डीआई या फिर वो अरिथमेटिक का कोई भी क्वेश्चन। उसके बाद में अच्छा मतलब वो पढ़ते ही समझ में आ जाए कि हाँ इसमें टाइम लगेगा, तो मैं उसे स्किप कर देती। और अगर ऐसा लगता है कि हाँ टाइम तो थोड़ा लगेगा लेकिन ये सोल्व हो जाएगा, क्योंकि हम्म। डीआई है कि थोड़ा टाइम लगता है उसमें, लेकिन उसमें 5 क्वेश्चन होते हैं तो हम्म। वो जल्दी बन जाते हैं, तो यस मैं यस। उसके अकॉर्डिंग करती थी। ओके मैम, गुड, दैट्स गुड। एक और बात करना चाहूंगा मैं इंग्लिश के बारे में। जैसे अभी आरआरबी के भी आपने एग्जाम्स, आरआरबी में काफी कम मार्क्स से आपका रह गया, वहां तो चलो इंग्लिश का टेंशन नहीं है, पर जैसे एसबीआई की एग्जाम भी आपने क्लियर किया, बाकी भी एग्जाम्स दे रहे हो, सो इंग्लिश के डर को कैसे भगाया? क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जिनका बैकग्राउंड वर्नाकुलर होता है, और उस बैकग्राउंड से फिर इंग्लिश में जाना बड़ी दिक्कतें होती है। तो आपने इस डर को कैसे भगाया और किस तरीके से आप बताना चाहेंगे हमारे बच्चों को कि आने वाले एग्जाम्स के लिए कैसे फोकस किया जाए? इंग्लिश के लिए तो एडिटोरियल पढ़ती मैं न्यूज़पेपर में डेली, और उसकी क्लासेस भी करती है, उसके साथ साथ वोकेबलरी करनी पड़ती है डेली, और अलग अलग टॉपिक की ग्रामर वाइज उसकी क्विजेस लगाती थी। आपने इंग्लिश को स्ट्रॉन्ग करने के लिए शुरुआत कहाँ से की थी? मींस बेसिक्स कहाँ से? डायरेक्टली एडिटोरियल पे तो आपने शायद जंप ना किया होगा, तो हाँ, ग्रामर्स को कैसे स्ट्रॉन्ग किया और किस तरीके से आपका बेसिक से एडवांस तक का गया प्रिपरेशन? सबसे पहले तो सिर्फ बैच में ही होता है ना कि जैसे एकदम बेसिक से क्लासेस शुरू होती है, हाँ। तो उसके साथ साथ वो पीछे वाला इंग्लिश है ना कि पीछे वाला टॉपिक से एकदम जुड़ी हुई रहती है, उसमें ऐसा नहीं है कि बीच में से ये टॉपिक पढ़ ले हम तो ये अच्छा देखिए। हो जाएगा। वो बेसिक से एकदम जुड़ी हुई रहती है, तो उसके साथ साथ थोड़ा वैसे प्रैक्टिस करके, और बाद में मुझे एडिटोरियल, वैसे भी मुझे पहली बार में तो समझ में ही नहीं आया था, लेकिन कंसिस्टेंट रहने से हो गया था अच्छा। ओके, नाइस नाइस नाइस।
और वोकैब एक एक बड़ी परेशानी होती है काफी लोगों के लिए कि उनको नहीं समझ में आता वोकैब में क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, और जो हम पढ़ के जाते हैं कुछ और ही आ जाता है। तो वोकैब को आपने कैसे हैंडल किया? वोकेबलरी तो सर इतनी है कि ऐसा तो है नहीं कि एक बंदा सारी दुनिया की वोकेब अपनी पूरी जिंदगी में ही नहीं खत्म होती, अलग अलग वर्ड सामने ही आ जाते हैं। हाँ। लेकिन ऐसा है कि जो इंग्लिश न्यूज़पेपर में अच्छी अच्छी वोकेबलरी मिल जाती है डेली, तो डेली अगर 10-15 अगर पढ़ो, फिर मॉक्स में मिल जाती है। मॉक्स में भी अलग अलग ही क्वेश्चन होते हैं, आरसी वगैरह, उसमें नए वर्ड सामने आ जाते हैं। फिर थोड़ा टोन भी समझ में आ जाता है, जैसे ये नेगेटिव पॉजिटिव, और अगर लाइन की वैसे थोड़ा बहुत समझ के कर लेती थी। ओके, नाइस नाइस। मैम अभी कुछ एग्जाम्स में जैसे आंसर राइटिंग वाली भी चीजें होती है, डिस्क्रिप्टिव जिसे हम लोग कहते हैं, तो उसके लिए आपका क्या फोकस रहा है? आप अभी तक जितनी एग्जाम्स आपने दी डिस्क्रिप्टिव में, कैसा रहा है आपका एक्सपीरियंस और प्लस मार्क्स और बाकी सारी चीजें? डिस्क्रिप्टिव के लिए तो सर अभी मैंने आईबीपीएस पीओ मेंस दिया ही था। हाँ। तो हाँ, उसमें एक जो एप्लीकेशन थी वो नॉर्मल आ जाती है, और उसके लिए तो वही है सर कि करंट जो टॉपिक चलते रहते हैं वो ध्यान में रखो, पढ़ते रहो उनके बारे में। यस। और जो वर्ड लिमिट्स होती है या फिर जो टाइम में आपको आप पूरा लिखना है, उसके लिए कुछ प्रैक्टिस अलग से आपने की थी या डायरेक्टली फिर एग्जाम में जाके ही आपने उसको सॉल्व किया या लिखा था? नहीं, प्रैक्टिस तो करनी पड़ती है सर। उसके बाद में अगर डायरेक्ट एग्जाम में जाके तो फिर कीबोर्ड की तरफ देखते ही रहो, कुछ समझ में नहीं आता। प्रैक्टिस तो यस, की थी। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। चलो अब आते हैं मेरे सब्जेक्ट की तरफ, जनरल अवेयरनेस की बात करते हैं। जनरल अवेयरनेस में स्टूडेंट्स बहुत बार कंफ्यूज होते हैं क्योंकि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे सवाल आएंगे, ये सबसे बड़ी दुविधा होती है। करंट अफेयर्स कितने दिन का पढ़े, ना पढ़े, क्या करे? तो आप क्या बताना चाहेंगे जनरल अवेयरनेस के लिए? करंट अफेयर्स तो पढ़ते रहो। जिस टाइम से प्रिपरेशन शुरू की है ना, तो उस टाइम से करंट अफेयर्स साथ लेके चलो, क्योंकि अभी तो वैसे कोई लिमिट तो है नहीं कि 4 महीने का ही आएगा या 6 महीने का। अभी पीछे आरआरबी का जो एग्जाम था उसमें लास्ट 6-7 महीने का करंट अफेयर्स आ गया था। तो ऐसा है एग्जैक्टली। कि वो पढ़ते रहते हैं ना, तो साथ साथ में याद जरूर आ जाता है कि हाँ उस टाइम ये पढ़ा था, तो ये कर लेते हैं, तो वो साथ में हैबिट भी बनी रहती है और फिर याद भी रहने लग जाता है। यस मैम, कई बार ऐसे भी, कल भी एक स्टूडेंट ने मुझे बोला था कि सर अभी एसबीआई पीओ पे फोकस कर रहे हैं तो कितने दिन का करंट अफेयर्स पढ़े। तो ये जो कितने दिन का पढ़े है, ये जो है इसका फायदा होता है या फिर जैसे आप कह रहे थे कि जो हैबिट में रखो उसको पढ़ते रहो, पर वो हैबिट में रखने का एक और दिक्कत भी कई बार स्टूडेंट्स को आती है कि रिवीजन कैसे करे, फिर उसे कैसे याद रखे या क्या किया जाए? तो आप क्या बताना चाहेंगे आने वाली एग्जाम्स के लिए? रिवीजन के लिए वैसे आपके वो वीकली और मंथली क्लासेस होती हैं, और अलग से जो पीडीएफ भी होते हैं, बहुत सारे मिल जाते हैं वैसे। तो वो पीडीएफ पढ़ना पड़ता है। रिवीजन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, करनी पड़ती है। अगर ऐसे हो कि आप 6 महीने का आपको याद ही नहीं रह पाता, तो अगर आप 4 महीने का एकदम याद करो तो वो भी एकदम है कि उसमें से भी कुछ पूछ ले, लेकिन वो याद रहना चाहिए। ज्यादा याद नहीं होता, लेकिन जितने टाइम का जो पकड़ा है ना वो याद रहना चाहिए। तो आप क्या बताओगे रिवीजन करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सपोज आप पढ़ रहे हो डेली बेसिस पे 6 मंथ्स का, अगर आपको रिवाइज भी करना है तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए रिवीजन करने के लिए? रिवीजन करने के लिए सर मैं तो वीकली और मंथली क्लासेस ही करती हूँ, ओके। और उसके साथ पीडीएफ पढ़ती हूँ। जैसे आज अगर जनवरी मंथ की पढ़नी है तो जनवरी मंथ की क्लासेस हो गई पूरी, और उसके बाद उसके तुरंत बाद जनवरी मंथ का पूरा पीडीएफ पढ़ ले तो उसे याद रह जाता है। ओके, नाइस नाइस। और बात करेंगे बैंकिंग अवेयरनेस, क्योंकि कुछ सवाल बैंकिंग अवेयरनेस वाले भी देखने को मिलते हैं, कुछ कंसेप्ट्स वाले भी सवाल आते हैं। तो उसके लिए आपने क्या किया था? उसके लिए मैंने क्लासेस की थी आपसे, और उसके नोट्स है मेरे पास, तो मैं वो नोट्स पढ़ती रहती हूँ। ओके मैम, ठीक है। आपने आरआरबी का इंटरव्यू भी दिया, तो एक बार आपका इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी हम शेयर करना, अगर आप चाहते हो तो हम जरूर अपने दोस्तों के साथ भी उसको शेयर करना चाहेंगे। तो कैसा रहा आपका इंटरव्यू? क्या एक्सपीरियंस था आपका इंटरव्यू का, और क्या आपने कुछ सीखा उस इंटरव्यू से? इंटरव्यू मेरा अच्छा गया था सर वैसे तो। मैं एक्साइटेड भी बहुत थी। वहां पे जो लोग बैठे थे उनका दूसरा तीसरा इंटरव्यू था, फिर भी वो सब नर्वस थे।
लेकिन मैंने पूछा था 2-3 लोगों से कि आपका कैसा है, आपका कौन सा है, तो उन्होंने बोला कि दूसरा है, तीसरा है, लेकिन मेरा पहला था। और मेरा ना कॉलेज छूटने के बाद मैं वैसे कहीं पे गई नहीं, तो मेरा थोड़ा इंटरेक्शन भी वैसे कम हो गया था। हाँ। फिर भी मेरा अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो, बहुत बढ़िया। और क्वेश्चन भी उन्होंने मेरे से 15-17 मतलब क्वेश्चन के आंसर से क्वेश्चन निकाल निकाल के अच्छे क्वेश्चन पूछे थे, 15-20 क्वेश्चन। ओके, कुछ कुछ क्वेश्चंस आप शेयर कर सकते हैं? सबसे पहले तो सर उन्होंने पूछा था कि रिया नाम है आपका? मैंने कहा कि नहीं, रवीना है। तो एक मैम बैठी थी, तो उन्होंने पूछा कि रवीना नाम आपका घर वालों ने रखा क्यों? यही नाम क्यों रखा, रवीना ही? तो मैंने बोला कि जैसे हिंदू अपना धर्म है, तो वहां पे जो ग्रह नक्षत्र वगैरह देख के कुंडली बनाई जाती है बच्चे की, और उसके बाद में उसकी जो राशि होती है उसके अकॉर्डिंग नाम रखते हैं। तो मेरी तुला राशि थी, तो घर वालों ने रवीना नाम रखा। ओके। फिर कि अच्छा बढ़िया है। फिर बोला कि फिर उन्होंने बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे थे बहुत सारे, और फिर लोन के बारे में पूछा था, हाइपोथिकेशन, वो सब कुछ पूछा था। तो वो मेरा थोड़ा सा वीक था, क्योंकि मैं लास्ट टाइम पे लोन के बारे में ज्यादा रिवीजन नहीं करके गई थी। मैंने ओके। बेसिक नॉर्मल अकाउंट वगैरह पढ़ा था, तो मैंने उन्हें बताया था। फिर जहाँ पे मैंने मतलब क्वेश्चन अगर नहीं याद आया, तो मैंने बोल दिया कि मुझे अभी याद नहीं है। ओके। हाँ, फिर लास्ट टाइम पे उन्होंने पूछा कि अगर आपको मैनेजर बना देंगे तो कैसे काम करोगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन काफी पूछे थे फिर लोन के बारे में। तो मैंने पूछा कि नहीं पता, मैंने कहा कि नहीं पता सर। तो बोले कि मैनेजर बनाएंगे तो कैसे काम करोगे? तो मैंने बोला कि सर मैं तब तक तो सीख लूंगी। ओके। कि सीखोगे कैसे? तो मैंने कहा कि साथ में स्टाफ भी तो रहता है बहुत, हाँ। तो फिर वो एक्सपीरियंस हो जाएगा काम करने के बाद। तो ओके। कि बोले कि अच्छा ठीक है। नाइस। तो कितने देर चला था आपका इंटरव्यू? मेरा इंटरव्यू चला था 10 से 12 मिनट तक आराम से चला था। ओके। ओके, चलो, नाइस नाइस। हम्म। तो उम्मीद करता हूँ कि आप और भी बड़े बड़े इंटरव्यूज दे, एसबीआई का पीओ का भी आप इंटरव्यू दे, यही मेरी उम्मीद रहेगी। दे रहे हो ना एसबीआई पीओ का एग्जाम? हाँ दूंगी सर, दूंगी। ओके, या फिर एसबीआई क्लर्क हो गया तो बस अभी यहाँ पे रुकना है? तो नहीं मैं तो नहीं। ये चाहूंगा कि आप आरबीआई ग्रेड बी तक भी चाहे, बड़ी बड़ी एग्जाम्स भी आप दे, यही मेरी भी उम्मीद रहेगी। तो अभी एसबीआई पीओ नजदीक है और एसबीआई पीओ का पूरा सिलेबस बदल गया है, सब कुछ चेंज हो गया है। तो अभी फिलहाल आपका क्या अप्रोच है एसबीआई पीओ को लेके? अभी सर ये रिजल्ट मेरा ये रिजल्ट आने से पहले तो मैं थोड़ा क्लर्क के बारे में मेंस के मॉक दे रही थी। तो मैंने सोचा कि 20 जनवरी के बाद वो पीओ का शुरू करूंगी। लेकिन अभी मेरा रिजल्ट आ गया, तो अभी मेरे 2-3 दिन वैसे बिजी मैं यहाँ पे हो गई, क्योंकि सब लोग आ रहे हैं, यस यस। गेस्ट वगैरह। और हाँ, तो अभी मैं कल से शुरू करूंगी सर पीओ का प्रॉपर। ओके ओके मैम। सो अभी जो पीओ के लिए अभी स्पेशली जो डिस्क्रिप्टिव वाला पार्ट है ये काफी बदल गया, काफी चेंज हो गया, तो उसके लिए भी आप कुछ अलग स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हो, कुछ अलग प्रैक्टिस उसके लिए कर रहे हो? हाँ सर, टाइपिंग तो वैसे भी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो मैं डिस्क्रिप्टिव के लिए अलग अलग वो करूंगी। उसमें तो टॉपिक वो चेंज हो गए जो आने वाले थे। ओके मैम, ओके। चलो, बहुत बढ़िया। तो आपसे एक्चुअली काफी सारी चीजें हमें सीखने को मिली, काफी सारी चीजें आपने बताई जो हमारे स्टूडेंट्स को आने वाले एग्जाम में हेल्पफुल रहेगी। तो इस इंटरव्यू को रोकने से पहले एक लास्ट सवाल आपको पूछना चाहूंगा कि अभी एग्जाम बहुत नजदीक है एसबीआई क्लर्क, आप भी अभी तक उसके लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो इस क्योंकि मेरे ख्याल से हार्डली 1 या 2 हफ्ते के अंदर एग्जाम स्टार्ट हो भी जाएगी, चांसेस बहुत है कि नजदीक में ही एग्जाम है। तो लास्ट मोमेंट पे आप क्या बताना चाहोगे हमारे दोस्तों को कि किस चीज पे फोकस करें जिससे प्री तो भाई आसानी से निकल जाए? हाँ, अभी जैसे प्री है, तो अगर ऐसा है ना कि जैसे प्रिपरेशन अच्छी चल रही है ना जिसकी, उसे तो कोई वो डर है नहीं। लेकिन 1-2 टॉपिक जिसके कमजोर हैं, तो ऐसा सोचे कि मैं ये पढ़ लूँ, लास्ट मिनट पर क्या पता क्वेश्चन आए मैं सॉल्व कर लूँ। तो अभी तक जितना पढ़ा है ना वो एकदम अच्छा होना चाहिए। बाकी जो रह गया उसे अब हाथ भी मत लगाओ चाहे, क्योंकि वो होगा भी नहीं लास्ट टाइम पे। तो यस यस। जितना अच्छा चल रहा है उसे उतना अच्छा चलने दो, और मॉक्स वगैरह से प्रैक्टिस करते रहो। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच मैम, काफी अच्छा लगा आपसे बात करके, और बड़ा मुझे पर्सनली बड़ा प्राउड लग रहा है क्योंकि ऑफ कोर्स
आप हमारे क्लासेस में आते हैं, लेक्चर्स देखते हैं, और अगर हमारा कोई स्टूडेंट सिलेक्ट होता है तो एक प्राउड फीलिंग तो आती है। तो बखूबी बहुत अच्छे से मेरे ख्याल से अभी तक ज्वाइनिंग की कुछ बातें आई नहीं होगी, शायद आप तक आई है कुछ, कब है ज्वाइनिंग, क्या है? नहीं अभी तो नहीं, अभी तो नहीं। यस। तो जैसे ही आता है ऑफकोर्स उसके लिए भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी। एक बार आप एसबीआई चले थैंक यू। जाइए, फिर कैसे एक्सपीरियंस रहता है उसके ऊपर भी हम एक बार आपसे जरूर बात करेंगे। और आपको ऑल द वेरी बेस्ट आपके फ्यूचर एग्जाम्स और आपके फ्यूचर करियर के लिए। एसबीआई पीओ में उम्मीद करता हूँ कि इस साल एसबीआई पीओ भी आप क्लियर कर ले, तो एसबीआई में ही एक ऑफिसर लेवल पे जाने का एक अलग मजा रहेगा, एक अलग उसका एक ना सक्सेस वो बहुत बहुत बड़े लेवल का होता है। तो यही मैं उम्मीद करूंगा कि आप वो भी क्लियर करें। एंड प्लस आपके करियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्लस आपके घर थैंक वालों यू। को हमारे पूरे टीम के तरफ से शुभकामनाएं दीजिएगा। उनकी भी बड़ी मेहनत होती है, उन्होंने भी आपके लिए हाँ ख्वाब बुने थे और आपने उसको सक्सेसफुल करके दिखाया, तो उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, थैंक यू सर। मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, अगर गाइड करने वाला अच्छा मिल जाए ना तो फिर वो ज्यादा दिक्कत नहीं होती। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। तो यस गाइस, ये थे रवीना जी जिनसे हमारी बात हुई, और आपने उनकी पूरी कहानी, पूरी जर्नी शॉर्ट में सुनी होगी। इंस्पिरेशनल जर्नी है। और अगर ना एक बात मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये कर सकते हैं, ऑब्वियसली विलेज में बैठे थे, स्टार्टिंग में मोबाइल नहीं था, कि लोग ऑब्वियसली ताने मारने वाले होते, हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस सिचुएशन में अगर इन्होंने करके दिखाया, और ऐसा भी नहीं कि बस पढ़ाई स्टार्ट कर दी हो गया, इन्होंने भी फेल्यूर्स देखे, इन्होंने भी एग्जाम्स क्लियर नहीं हुई थी उसके बावजूद बने रहे। मुझे पता है आरआरबी पीओ का इन्होंने इंटरव्यू दिया, जब सिलेक्शन नहीं हुआ तो जो फीलिंग है ना, वो फीलिंग हम भी समझते हैं कि नहीं हो पाया, बट उसके बाद एसबीआई क्लर्क हुआ है। तो जो मेहनत है, वो जो फोकस है और डेडिकेशन है, पंक्चुअलिटी है, सिंसियरिटी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसी के भरोसे एग्जाम निकलती, तो उसकी बड़ा अच्छा एग्जाम्पल, एक बड़ी अच्छी मूर्त हमारे सामने रवीना जी है। तो मैम वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, और गाइज आप सबको भी ऑल द वेरी बेस्ट आपके आने वाली एग्जाम्स के लिए। मिलते हैं हमारे रेगुलर सेशंस में, सुबह 6 बजे आपसे मुलाकात होगी वापस एक बार करंट अफेयर्स के लेक्चर में। तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू वेरी मच मैम। थैंक यू सर। यस। चेतन।